अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, तो आज हम जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यही लेक्चर से जो है ना आपकी बुनियाद बननी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। ठीक है, एक एटम के अंदर, एक एटम के जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो कैसे हरकत कर रहे हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया ना। हर एलिमेंट, 118 एलिमेंट है टोटल इस यूनिवर्स के अंदर अभी तक जो दरियाफ्त हो चुके हैं। हर एलिमेंट के जो अपना अपना एटम है ना, तो हर एलिमेंट के एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे है। ठीक है ना, उनको हमने कैसे अरेंज किया हुआ है, कैसे उनकी अरेंजमेंट है, कैसे वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। हर इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है ना यहीं से आपको पता चलनी है। तो ये एंड तक जो है ना वो लेक्चर गौर से सुनिएगा, इसको प्लीज़ जो है ना वो बीच में छोड़िएगा मत। ठीक है, अगर एक दफ़ा समझ ना आए तो दूसरी दफ़ा जो है ना इसको दोबारा सुनिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा, कोई इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट में बनाता आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जो है ना यहाँ पे आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। तो शुरू करते हैं जी अपना लेक्चर। हम सबसे पहले हमने एटम पढ़ा। ठीक है, एटम के अंदर हमने पढ़े जी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं मॉडर्न एटम के अंदर। अच्छा जी, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज की दरियाफ्त पढ़ी, डिस्कवरी पढ़ी। उसके बाद हमने कैनाल रेज या प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी। उसके बाद हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी, जो कि बाद में हुआ था दरियाफ्त, लेकिन हमने साथ इकट्ठी पढ़ ली उन तीनों की। उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे था। रदरफोर्ड ने प्लम पुडिंग थ्योरी को भी रॉन्ग साबित किया था, लेकिन जो मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था उसकी कुछ डिफेक्ट्स थे कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देंगे। ये पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है डेप्थ डिटेल से। आगे फिर आगे बोर का एटॉमिक मॉडल है। बोर ने बोला जी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं, वो एक स्पेसिफिक शेल्स के अंदर जो है ना मूव करते हैं, उनके अपने अपने एनर्जी लेवल है। ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कि वो एनर्जी लेवल के अंदर मूव करेंगे तो उनकी एनर्जी सेम रहेगी, उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। एनर्जी तब चेंज होगी जब वो एक शेल से दूसरे शेल में, या अपने जो है ना एनर्जी, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेंगे, तब एनर्जी इमिट होगी या फिर लूज होगी। ठीक होगी, इमिट होगी या फिर गेन होगी। तो इस तरह जो है ना ये कॉन्सेप्ट अभी तक हम इतने पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। बोहर ने जो हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्पेसिफिक शेल्स के अंदर या स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स के अंदर मूव करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। वो कैसे करते हैं वो आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस टॉपिक का एज अ होल नाम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको इल्म होना ज़रूरी है। उसके बाद जब जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे शिफ्ट करेंगे। अगर मैं आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे लेके जाऊँ या बुक वाले लेके जाएँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पे जाने से पहले ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेने हैं। बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट है, कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सबसे पहला है शेल और दूसरा है सब शेल। ये दो कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखे हैं कि शेल क्या होते हैं और सब शेल क्या होते हैं एटम के अंदर। सबसे पहले शेल है। शेल की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स व्हिच आर कॉल्ड शेल। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि स्पेसिफिक जो है ना वो शेल्स के अंदर मूव करते हैं, एनर्जी लेवल के अंदर मूव करते हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे बनाई है, ये एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये गोल छोटा सा सर्कल, ये एक एनर्जी लेवल है। ये दूसरा एनर्जी लेवल है, दूसरा सर्कल। ये तीसरा एनर्जी लेवल है, ये चौथा एनर्जी लेवल है। इन चारों एनर्जी लेवल्स जो है ना ये क्या डिफरेंट है, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी और होगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगी उसकी एनर्जी कुछ और होगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगी उसकी एनर्जी कुछ और होगी, और इसके इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे उसकी एनर्जी कुछ, उनकी एनर्जी कुछ और होगी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? शेल्स बोलते हैं। ये एक शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा शेल है। ठीक है, तो इसकी ये एक डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है कि शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्या है कि मेन एनर्जी लेवल्स हैं, ये क्या है? सारे मेन एनर्जी लेवल्स हैं दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये मेन एनर्जी लेवल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनको हम सर्कल से शो करते हैं इस तरह। ये एक सर्कल छोटा, फिर इससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ आ गई है? उसके बाद चलते हैं, ये दो डेफिनेशन हैं इसकी शेल्स की।
उसके बाद है कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। दीज एनर्जी लेवल्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एन, ठीक है ना। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन। इन सब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। ये कैसे है? ये n1 है, ये n किसका n2 है, ये n3 है, ये n4 है। आगे एक और शेल बनता है तो n5 होगा, और बनता है तो n6 होगा, और बनता है तो n7 होगा, ठीक है। इस तरह ये बड़ा होता जाएगा। तो एंड पे जो है ना ये चलता जाएगा और ये एंड इन्फिनिट, यानी कि हमें नहीं पता कि ये कब कहाँ पे जाके इन्फिनिट होगा, कहाँ पे जाके ये खत्म होंगे, ठीक है। इसी वजह से इसको हमने बुक के अंदर ये इन्फिनिटी वाला नहीं लिखा हुआ, उसने जस्ट 1 2 3 4 लिख दिया है। तो आप ये भी लिख सकते हैं आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आगे दूसरा पॉइंट है, दीज आर आल्सो डिजिग्नेटेड बाय द अल्फाबेट्स सच एज कैपिटल अल्फाबेट। यहाँ पे लफ्ज क्या है? कैपिटल अल्फाबेट, ये ऐड कर लीजिएगा साथ। कैपिटल अल्फाबेट सच एज के एल एम एन एन एंड सो ऑन। इनको आग जो है ना, इस सबसे छोटा शेल है, इसको क्या है? के से, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है। उसके बाद इसको एल से शो किया, इसको एम से शो किया, इसको एन से शो किया। इनको आगे जो है ना, अगर वो और कोई आता है तो उसको कुछ और किसी डिजिट से शो, सॉरी डिजिट आ गया, ये कैपिटल अल्फाबेट से शो कर देंगे। इस तरह जो है ना एंड सो ऑन आगे शो कर देंगे। मोस्टली होते ये एन तक की हैं, या एन से एक आधा ऊपर चला जाए, इस इतने ही होते हैं बस। आगे ये आपका शेल का कॉन्सेप्ट था। शेल की सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ी। अब डेफिनेशंस के बाद शेल्स एनर्जी, एनर्जी ऑफ द शेल, इनकी हम एनर्जी देखने लगे हैं कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। इन सब शेल, 4 शेल मैंने बनाए हैं यहाँ पे, के एल एम एन, इनकी किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी कम है। तो ऑल शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ए शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज ऑफ मिनिमम एनर्जी सच एज गिवन बिलो। अच्छा, जो शेल, ये जो शेल है के शेल, ये न्यूक्लियस के सबसे करीब है, और जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक हो गया। एग्जांपल देता हूँ आपको, सादी सी मिसाल देता हूँ अगेन, कि दुनिया के अंदर देखिए, अगर इंसान को मोहब्बत मिल जाए, ठीक है ना, ये केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी बहुत पोइट्री शायरी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा जो है ना वो एक जोक पैदा करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर, अगर इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाए और वो मोहब्बत मिल जाए इंसान को, तो क्या हो जाता है फिर? जब इंसान किसी इंसान को पा लेता है, या इंसान की जो ख्वाहिश जब पूरी हो जाती है, ठीक है, मीन्स कि किसी चीज़ को पाने के लिए इंसान की जब ख्वाहिश पूरी हो जाती है, उसे वो चीज़ मिल जाती है, तो क्या होता है कि उसकी एनर्जी जो होती है ना वो डाउन हो जाती है। उसकी मोहब्बत जो है ना वो, आप कह सकते हैं कि जो इजहार है ना मोहब्बत का, वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर उसको मोहब्बत नहीं मिलती तो वो सारी ज़िंदगी रोता रहता है। अट्रैक्ट यानी कि अट्रैक्शन रहती है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसके दरमियान अट्रैक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे ये न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके करीब करीब, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लोज होंगे, तो क्या होगी कि इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। उसके बाद चलते हैं, फर्स्ट शेल और एनर्जी लेवल इज के। ये जो पहला शेल है, ठीक है, या एनर्जी, इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, शेल या एनर्जी लेवल। तो शेल या एनर्जी लेवल जो है वो क्या है? के। और इसकी एनर्जी क्या है? लोवेस्ट एनर्जी है। जितने भी एटम है, जितने मर्जी टाइप के आप एटम ले आए, 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट के आप जो है ना एटम ले आए, तो उनका जो क्लोजेस्ट शेल होगा, उनके करीब तरीन जो न्यूक्लियस की शेल होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, मिनिमम होगी, सबसे कम होगी, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड शेल इज एल। दूसरा शेल क्या है? एल है। हैव मोर एनर्जी देन के। इसकी जो एनर्जी है ना वो के से क्या है? ज्यादा है, जबकि इन दोनों से क्या है? कम है, ठीक हो गया। थर्ड शेल इज एम। हैव मोर एनर्जी देन के एंड एल। ये जो थर्ड शेल है एम, इसकी एनर्जी के और एल से तो ज्यादा है, लेकिन एन से क्या है? कम है। यानी कि जैसे जैसे बाहर बढ़ती जाएगी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। फोर्थ शेल इज एन। हैव मोर एनर्जी देन के एल एंड एम। ये जो आखिरी है, ये एन है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इन तीनों से, ठीक है। इन तीनों से क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर इसके ऊपर कोई और आता है तो उससे इसकी क्या होगी? कम होगी, लेकिन इन तीनों से इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ आ गई? ये थी एनर्जी ऑफ द शेल, यानी कि शेल की जो एनर्जी है वो कैसे जो है ना हम देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब देखें, अब एक एटम जब दूसरे एटम के साथ जुड़ता है
तो उसके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंसी पढ़ी है ना हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये इसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर जो आखिरी शेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब फर्ज करें कुछ एटम ऐसे होंगे जिनका होगा ही एक शेल, ठीक है, जिनका होगा ही जस्ट के शेल। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एग्जांपल ले ले, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसका एक प्रोटॉन है बीच में और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि बीच में एक प्रोटॉन है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ऐसे भी हो सकता है इसके अंदर जस्ट क्या है, एक शेल हो। कोई एटम ऐसे भी होंगे जिनके क्या होंगे, दो शेल होंगे, क्या होंगे, दो शेल होंगे। कोई एटम ऐसे भी होंगे जिनके क्या होंगे, तीन शेल होंगे, इस तरह, ठीक है। कुछ एटम ऐसे होंगे जिनके चार शेल होंगे, जिस तरह ये है, ठीक है। इसी तरह इसमें ये के है, ये के है, ये एम है, सॉरी के एल है, ये के है, ये एल है और ये एम है, और ये के एल एम और एन है, ठीक है ना, समझ आ गई इस चीज़ की। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सारे एटम में चार शेल ही हों, ऐसे एटम भी हैं जिनके अंदर जस्ट एक शेल है, ठीक है। कुछ एटम ऐसे भी हैं, एलिमेंट के एटम ऐसे भी हैं जिनके अंदर दो शेल है। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनके एटम के अंदर तीन शेल है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर चार शेल है। कुछ एटम ऐसे भी हैं जिनके अंदर, जिनके अराउंड अबाउट रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सॉरी, पांच शेल है उनकी। समझ आ गई है ना इस चीज़ की। तो ये जस्ट समझाने के लिए मैंने किया। तो क्या है कि आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, एनर्जी थी शेल्स की, ठीक हो गया। शेल, उसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, डेफिनेशन के बाद उसको कैसे जो है नोट करते हैं, डिनोट करते हैं, उसके बाद उसकी एनर्जी पढ़ी कि शेल की एनर्जी कैसे होती है। अब आ जाते हैं सब शेल पे। अब सब शेल क्या है कि एक जो शेल है उसके मजीद आगे नीचे शेल है, सब शेल है जिन्हें हम सब शेल बोलते हैं। फर्ज करें ये के शेल है, ये के क्या है, एक शेल है, इसके अंदर मजीद क्या होंगे, सब शेल होंगे, ठीक हो गया। डेफिनेशन देखते हैं, परेशान नहीं होना इस जगह पे। तो ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। अ शेल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल। ए शेल, एक शेल, ये कितने शेल हैं, चार शेल हैं यहाँ पे। एक शेल, ए शेल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन शेल इज इक्वल टू इट्स एन वैल्यू, ठीक है। एन वैल्यू का मतलब क्या है, अब ये देखिए सर, इसने लिखा है कि इज इक्वल टू इट्स एन वैल्यू, एन इज इक्वल टू 1। ये क्या है, के शेल है, के शेल क्या है, एन इज इक्वल टू 1 है। तो इसके अंदर सब शेल कितने होंगी, एक होगा, ठीक है। इसके अंदर सब शेल कितने होंगे, शेल 1 है तो इसके अंदर सब शेल कितने होंगे, एक। अब दूसरा एल शेल है, एल शेल के अंदर, एल शेल को जो है ना एन इज इक्वल टू 2। सेकंड शेल है, सेकंड शेल है और सब शेल कितने होंगे इसके अंदर, दो सब शेल होंगे, ठीक हो गया। अब आगे एन है, एन आगे क्या है, एन जो है ना वो 3 है, यानी कि ये शेल है, तीसरे नंबर वाला शेल है, ठीक है। तो इसके अंदर सब शेल कितने होंगे, 3 होंगे। एन 4 है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना एन 4, ये चौथा शेल है, लेकिन इसके अंदर सब शेल कितने होंगे, इसके अंदर 4 सब शेल होंगे, ठीक है। इस तरह एन 5 है तो आगे 5 सब शेल होंगे। ये यहाँ पे परेशान अगेन बता दूँ कि नहीं होना, मैं आप लोगों को मजीद डेप्थ में जो है ना इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ आगे, ठीक है। सब शेल्स आर डिजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर्स सच एज एस पी डी एफ। इन सब शेल को हम किससे, इसको तो हम करते हैं ना कैपिटल लेटर से, के एल एम एन से शेल को, लेकिन सब शेल को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, स्मॉल लेटर एस पी डी एफ से, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब शेल कहाँ पे हैं, यही जेन में ख्याल आ रहा है कि शेल तो चले हमें सामने नजर आ रहे हैं, ये शेल बने हुए हैं, लेकिन इनके अंदर कहाँ पे हैं सब शेल, वो देखते हैं। एन हमने क्या बोला कि ये क्या है, एन 1, शेल क्या है, 1 है। इसके अंदर क्या कितनी सब शेल होंगी, एक सब शेल होगा, कौन सा, ये एक एस, स्मॉल एस, ठीक है। अब दूसरा शेल है एन इज इक्वल टू 2, इसके अंदर कितने सब शेल होंगे, दो सब शेल हमने पढ़ा है, तो दो सब शेल एस और पी होंगे, समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, एन 3, तीसरा शेल, ये तीसरे शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, 3 सब शेल हैं, कौन कौन से, एस पी एंड डी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास चौथा शेल है एन इज इक्वल टू 4, ये ज़हन में रखिएगा मैं शेल बोल रहा हूँ यहाँ पे, एन इज इक्वल टू 4, ये चौथा शेल है। इसके अंदर सब शेल कितने हैं, 4, कौन कौन से, एस
पी डी और एफ। ठीक हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। शेल यहाँ पे इन्फिनिटी तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इन्फिनिटी तक है शेल। लेकिन सब शेल जो है वो सिर्फ 4 हैं बस। ठीक है ना, सब शेल सिर्फ 4 हैं, एस पी डी और एफ। इन 4 के अलावा सब शेल कोई नहीं है। ठीक, तो पहले के शेल के अंदर एक ही सब शेल है एस, एल शेल के अंदर 2 सब शेल है एस पी, एम शेल के अंदर 3 सब शेल है एस पी डी, और एन शेल के अंदर 4 सब शेल है एस पी डी और एफ। ये चीज़ अभी जो है ना मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने लगा हूँ, तो मज़ीद इसको जो है देखिए। अच्छा जी, हमने पहले क्या पढ़ी है, डेफिनेशन सब शेल की। अब सब शेल की एक्सप्लेनेशन पढ़ने लगे। एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को समझा दी है अभी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो गई है, उसी को जस्ट आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। कैसे? एक्सप्लेनेशन ऑफ सब शेल, के शेल हैज ओनली वन सब शेल कॉल्ड एस सब शेल। आगे इसी तरह एल शेल हैज 2 सब शेल एस एंड पी, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया डिटेल से। एम शेल हैज 3 सब शेल एस पी एंड डी, एन शेल हैज 4 सब शेल एस पी डी एंड एफ। अच्छा, इसको हमने समराइज किया हुआ है बुक वालों ने। तो समराइज कैसे किया कि एन वैल्यू शेल और सब शेल। अब एन वैल्यू 1 हो, एन वैल्यू 1 होगी तो उसका क्या मतलब होगा कि पहला शेल होगा के। जब पहला शेल होगा तो उसके अंदर एक सब शेल होगा एस। ठीक हो गया। अब एन वैल्यू क्या है 2, इसका मतलब है कि दूसरा सब शेल है, सॉरी दूसरा शेल है। दूसरा शेल मतलब एल शेल है। एल शेल के अंदर कितने सब शेल है? 2। कौन कौन से? एस एंड पी। उसके बाद हमारे पास एन वैल्यू कितनी है? 3। और शेल कौन सा है? तीसरा शेल है। ठीक है, तीसरा शेल है, क्या नाम है? एम। और उसके अंदर कितने सब शेल हैं? 3। कौन कौन से? एस पी एंड डी। उसके बाद चौथा एन की वैल्यू अगर 4 है तो इसका क्या मतलब है कि चौथा शेल है, फोर्थ शेल है। फोर्थ शेल का मतलब कैपिटल एन, एन शेल है। और इसके अंदर कितने जो है ना वो सब शेल होंगे? 4, एस पी डी एंड एफ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना आज का लेक्चर था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कुछ बेसिक टर्म्स थी, शेल एंड सब शेल, इनको हमने देखा। कल इंशाल्लाह हम जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो है ना वो स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और कैसे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कैसे हम बनाते हैं। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।